नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है? देखो, आपको पता है कि कोई ना कोई, मान के चलो एटम है या मॉलिक्यूल है, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना? टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये क्या बताता है कि मान के चलो कि अगर ये मॉलिक्यूल है आपका एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स में, वाई में भी जा रहा है और जेड में भी जा रहा है, तो ये बताता है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी कितने कितने पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने कितने पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे एक एक्स में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाई में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और जेड में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वो सिंपल एक ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, अगर वो क्या कर रही है, ओनली ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। अगर रोटेशनल कर रही है तो उस केस में भी क्या क्या होगा वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रोटेशनल के भी अलग अलग पॉइंट हो गए, रोटेशनल के भी क्या क्या हो गए बच्चों, अलग अलग पॉइंट हो गए। तो उसी के बेसिस पर क्या निकाला गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला गया। तो जितने पॉइंट्स होंगे या फिर जितने डायरेक्शन होंगे उन्हीं को क्या बोल दिया गया बच्चों, डिग्री ऑफ बोल दिया गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो लिखो, इट डिफाइंस द नंबर ऑफ टर्म्स, इट डिफाइंस द नंबर ऑफ टर्म्स इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द gaseous molecule, in kinetic energy of the gaseous molecule। ठीक है, तो सबसे पहले लेके चलते हैं कौन सा, सबसे पहले लेके चलेंगे पहला, लिखो, मोनो एटॉमिक। मोनोटॉमिक कौन कौन सी गैसेज होती है बच्चों? कौन कौन से है इसमें? आर्गन और बस, अरे बस बस, सारा ज्ञान आ गया आज। ठीक है, सिंगल एटम हो गए। सिंगल एटम कहाँ कहाँ जा सकता है बच्चों? एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है, जेड डायरेक्शन, और तीनों डायरेक्शन में भी जा सकता है। जा तो तीनों डायरेक्शन में ही जा सकता है, कहीं पे भी ऐसे ऐसे कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब कि जो उसके वेलोसिटी कॉम्पोनेंट होगा किस किस डायरेक्शन में होगा? आप बोलोगे सर एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई डायरेक्शन में भी होगा और जेड डायरेक्शन में भी होगा। तो इसकी वजह से जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, वैसे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आप बोलोगे सर टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम, ये वाला जो टोटल वी स्क्वायर है इसका वी स्क्वायर होगी, यही तो होगी टोटल वी स्क्वायर। लेकिन अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट निकालू एक्स वाई जेड में, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। कितने कितने हैं इसके कंपोनेंट? तीन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बच्चे इसकी, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम? तीन हो गई बस, तीन हो गई। तीन तो मेरे ख्याल से सबकी ही रहेगी, सबकी ही तीन तो रहेगी रहेगी, पर अभी हम किसकी डिस्कस करें, मोनोटॉमिक। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बच्चे? तीन होगी। लिख लिया यहां तक सभी ने? अब समझते कौन से, रोटेशनल। रोटेशनल देखो, ये आइटम है, ये एक एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये स्पिन कैसे रोटेट कैसे कर सकता है? आप बोल सकते हो सर ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकता है, और जेड एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकता है। तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी नहीं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर याद नहीं आ रहा, याद करो। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशन में? आई से, और वी को ओमेगा से। तो बन जाएगा बच्चे, देखो, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर। तो इसके भी मैक्सिमम कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं। लेकिन ये कौन सा है बच्चों? मोनोटोमिक है। मोनोटोमिक का आई की वैल्यू क्या होगी? आप देखोगे आई की वैल्यू, अगर इसके अलोंग देखेंगे ये भी इससे पास ऑन हो रहा है, इसके अलोंग देखेंगे ये भी इससे पास हो रहा है, इसके अलोंग देखेंगे तो ये भी इसके पास हो रहा है। तो आई की वैल्यू क्या होगी तीनों के केस में? तो इसके लिए बच्चे, जो आपकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या हो जाएगी बच्चे? जी हो जाएगी। तो टोटल कितनी होगी इसके पास? टोटल टोटल होगी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल
कितनी होगी बच्चे? 3 हो गई। 3 हो गई। ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद? डायटोमिक। डायटोमिक है। डायटोमिक में क्या होता है बच्चे? कौन कौन से होते हैं? O2 और H2। ठीक है। O2 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे? बीच में बॉन्डिंग होती है इनकी, तो मान के चलो ये एक एटम है और ये भी एक एटम है। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे रोटेट कर सकता, कहाँ कहाँ पे ट्रांसलेटली मोशन में जा सकता है? एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, मेरे ख्याल से जेड में भी इजिली जा सकता है। फिर वही 3 कंपोनेंटों को जो हमने निकाले थे, तो मैं क्या डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इसकी ट्रांसलेशन में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है बच्चे? 3। है कि नहीं है? बिल्कुल है। समझ में आ गया। लेकिन जब हम रोटेशन निकालेंगे, ध्यान से देखें रोटेशन में क्या होगा, इधर देखो। रोटेशन को समझो अच्छे से। ये है। जब रोटेशन में देखूंगा बच्चों, जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, मैं ऐसे घुमाऊंगा, मैं ऐसे घुमाऊंगा, ध्यान से देखो, जब ये एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन मान के चलो ये फोन ही है, तो ये ऐसे तो घूम रहा है बस ये। जैसे और नो, ऐसे तो स्पिन कर रहा है। और वैसे भी रेडियस बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होने के कारण एक्सिस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अलोंग एक्सिस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 0 बन जाएगी। लेकिन अब ये फोन है, फोन समझो उसको। ठीक है। ये है ये। अब इसको कैसे रोटेट? अलोंग वाई एक्सिस, देखो ऐसे कर रहा। यस और नो? ऐसा मूव कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस। तो अलोंग वाई एक्सिस होगी और जेड के भी अलोंग होगी। जेड के अलोंग कैसे करेगा बच्चों? ऐसे ऐसे करेगा इसके अलोंग, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करेगा। तो इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे इस डायरेक्शन में? 2। किसकी डायरेक्शन में नहीं होंगी? एक्स की डायरेक्शन में नहीं होंगी। तो इसमें रोटेशनल कितने हो गए बच्चे? 2 हो गए। तो टोटल कितनी हो गई? आप बोलोगे सर टोटल हो गई Ft+Fr, जो हमें याद भी था वैसे भी 5। तो तुमने याद कर ही रखा पहले से। सर में आया कि नहीं आया? ठीक है। कई बार इसमें ना वाइब्रेशन भी बोल देता है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, मतलब या फिर ऐसे बोल देगा वेरी हाई टेम्परेचर पर है। तो इसमें एक्स्ट्रा कितनी आ जाती है? 2 और हो जाती है। एक्स्ट्रा कितनी आ जाती है बच्चों? एक काइनेटिक में बढ़ जाती है और एक, सॉरी, एक ट्रांसलेशन में बढ़ जाती है और एक रोटेशन में बढ़ जाती है। तो लिख लो, एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, apart from translation and rotational, apart from translation and rotational, vibrational degree of freedom, vibrational degree of freedom is calculated, which is equal to 2, which is equal to 2। तो टोटल कितनी हो जाएगी डाई एटॉमिक के एट वेरी हाई टेम्परेचर? 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो लिख लो, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। लिख लेना, 3 + 2 + 2 कितना हो गया?
7। नेक्स्ट कौन सा होगा बच्चों? है ट्राइटॉमिक बोलो या फिर पॉली एटॉमिक। दो से ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? पॉली एटॉमिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के केस है, H2 हो गया, NH3 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है। H2O कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है। अब डेफिनेटली तीन तो इसके होंगे, कौन से तीन होंगे? सर ट्रांसलेशन तो कितने होंगे बच्चे इसके? तीन होंगे। अच्छा, एक बार रुको। ये पॉलीट्रोपिक में भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? हाँ, लीनियर और नॉन लीनियर। ये कौन सा है? नॉन लीनियर है। कौन सा है? लीनियर पता है ना, सारे कंपोनेंट या सारे जितने भी एटम्स है वो सारे सीधे लाइन में होने चाहिए। ये कौन सा, यहाँ पे लिख लेना कौन सा है बच्चे? नॉन लीनियर। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में केवल पॉली एटॉमिक बोल देता है तो आपको नॉन लीनियर ही बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना, लिख लेना बाय डिफॉल्ट। पर ऐसी गलती करता नहीं है कई बार आईआईटी, पर फिर भी अगर करने लग गया तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है? नॉन लीनियर ही लेना है। क्लियर है? ठीक है। और जब इसका रोटेशन निकालेंगे तो कितने डायरेक्शन में दिखता है रोटेशनल? तीन। तो टोटल कितने हो गए इसके? 6 हो गए। 6 हो गए। और जब बात करेंगे किसकी बच्चे? लीनियर की। लीनियर में कौन हो सकता है? CO2? यस और नो? है ना? अब ये देखो एक ही एक्सिस में हो गया। ये तो मेरे को लास्ट केस वाला O2 जैसा लग रहा है। O2 जैसा लग रहा है, इसका मतलब कि सर इसमें जो ट्रांसलेशन होगा वो तो सर 3 ही रहेगा। रोटेशन कितना हो जाएगा बच्चे? 2। तो F कितना हो गया? यस और नो? अलोंग एक्स एक्सिस इसका I0 हो जाएगा, बाकी जगह रहेगा। क्लियर हो गया यहां तक? लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो टॉपिक, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन। देखो it states that a molecule on an average a molecule on an average have equal energy corresponding to each degree of freedom. That means हम मान के चलेंगे कि सारी के सारी जो एनर्जी होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कहाँ कहाँ पे? जहां जहां पे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो मान के चलो पहला हमने क्या पढ़ा था? मोनोटॉमिक। तो जो भी टोटल काइनेटिक उसने तीनों तीनों के तीनों इक्वली डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रहा हो, एक्स में भी कर रहा है, वाई में भी कर रहा है और जेड में भी कर रहा है। तो और वो जो एनर्जी होगी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी बच्चे? याद रखनी है 1/2 kT होगी। 1/2 kT ये होगी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी। ठीक है। जिसमें के क्या है बच्चों? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी क्या है बच्चों? टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। वैसे भी देखो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, जूल आ जाएगा एनर्जी। ये हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की है। इसका मतलब कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझको मोनोटॉमिक ये बताओ, टोटल एनर्जी कितनी होगी? मोनोटॉमिक एनर्जी बता भाई। ये ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की है तो। एक डिग्री फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए वो वैल्यू होती है, एक तो उसकी 3 होती है वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। तो बहुत टफ आंसर दिया आपने, धन्यवाद आपका।
आंसर क्या हो जाएगा? 3/2 kT। यस और नो? ऐसे एटॉमिक के लिए होगा, ऐसी पॉलीट्रॉपिक, तो उसमें इसको डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकता हूँ? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे इसका? सर डायरेक्ट बन जाएगा, आप क्यों लिखवा रहे हो सबके लिए? हम तो सीधा लिख देंगे क्या सर? F/2 kT, दैट्स इट, जो होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब बस आपको क्या करना है, हर के लिए अलग अलग बताना। जैसे मैं बोलूं कि वेरी हाई टेम्परेचर पे डायटोमिक, वेरी हाई टेम्परेचर पे डायटोमिक, बता डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी? 7। सीधा 7/2 पुट करेगा, के की वैल्यू गिवन ही होगी। ठीक है, टेम्परेचर जो भी बोलेगा 300 केल्विन पे निकालो, 400 केल्विन पे निकालो, तो वैल्यू डालो, आंसर आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। बहुत बार का मतलब बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बार। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गए? ठीक है। पर ये निकला कितने के लिए बच्चे? 1 मॉलिक्यूल के लिए। कितने के लिए निकला है? लिख लो, दिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड 1 मॉलिक्यूल। अगर वो पूछे फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए, 1 मोल के लिए, तो उसके में क्या है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Na से। तो लिख लो 4 2025 में इस पे क्वेश्चन आ रखा है। 2025 पे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पे 1 मोल का बताओ। ठीक है, तो बस सीधा किससे मल्टीप्लाई करना है? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको आता ही है। यस और नो? और अगर एन मोल के लिए करें तो एन मोल के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ध्यान से देखो इधर। गुरुजी इधर देखिए पहले, कहाँ जा रहे हो? क्या बोलते हैं के इंटू एन ए को? अभी पूछा था, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बताया था ना भी आपने मेरे को। ये क्या बताया था आपने मेरे को? R/N A। तो आर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? के इंटू एन ए। इसका मतलब 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए इसकी वैल्यू बन जाएगी F/2 आर फॉर 1 मोल। अगर मैं पूछूं एन मोल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? ये कहीं पढ़ा है क्या रे? कहीं पढ़ा है? F/2 nRT, F/2 nRT, F/2 कहाँ पढ़ा है? जल्दी बोल, कहाँ पढ़ा है हमने? कहाँ पढ़ा हमने? डेल्टा यू पढ़ा, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस यही होती है, पढ़ा कर, एन मोल के लिए। यस और नो? समझ में आ गया? एनआरटी, एनआरटी की जगह कुछ और भी लिख सकता हूँ क्या? पीवी भी लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, खत्म करें अब? चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो 4, कैलकुलेट, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक एट 1000 केल्विन
काइनेटिक एनर्जी डायटोमिक एट 1000 केल्विन, ये निकालना है। ठीक है। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बच्चे? कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? F/2 kT। क्योंकि टेम्परेचर दे रखा है तो यही यूज कर सकता हूँ, यही यूज कर सकता हूँ, या फिर NRT यूज कर सकता हूँ। अब डायटोमिक तो गैस, तो कोई नाम तो बताओगे तभी तो NRT वाला वैल्यू पुट कर, तभी तो इनकी वैल्यू पुट करता। अब कोई डायटोमिक का कोई नाम तो बताया नहीं आपने, कौन सी गैस, O2 गैस, H2 गैस, कुछ तो बताओ, बताया नहीं, अब क्या करें? तो हमारे पास यही फॉर्मूला है बचते हुए। पर यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर ले रखा है। हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना जाता है? 7। तो 7/2, के की वैल्यू बताई थी मैंने कितनी होती है? 1.38 10 -23 × 1000। ये हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी। इसमें आंसर आएगा बच्चे जूल में आएगा। क्लियर है? हो जाएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ऐसे CP CV की वैल्यू भी आ जाएगी उस हिसाब से, है ना? CP की याद करो, CP का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? 1 + F/2 × R। तो इसी के लिए F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। CV की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? F/2 तो घुमा फिरा के वही फॉर्मूले ही आते रहेंगे बार बार बार। वैसे क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा वाला। लिखो तो। मान के चलो कि एक कंटेनर है, यहाँ पे क्लोज्ड कंटेनर है। ये क्या है बच्चों? क्लोज्ड कंटेनर है। प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। ऐसे दूसरा कंटेनर है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी N1 है। ये भी क्लोज कंटेनर है। ये V2 है, ये V2 है, और ये क्या है बच्चे? T2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे एक होल किया और मैंने इनको आपस में एक वेरी स्मॉल पाइप के थ्रू जोड़ दिया। तो आपको पता मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर की तरफ ट्रांसफर होंगे। कब तक ट्रांसफर होंगे? जब तक दोनों बराबर ना हो या फिर इक्विलिब्रियम स्टेज पे ना आ जाए। जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे ना आ जाए। क्योंकि मैंने सारी चीज अलग अलग ली है, कई बार एग्जामिनर दो वैल्यू को कांस्टेंट बोल देगा, तीसरी वैल्यू को वेरिएबल बना देगा। ये तो होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर इसके N1 मॉलिक्यूल है और इसके क्या है N2 है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा बच्चे? N टोटल हो जाएंगे। यस और नो? N क्या हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे। तो याद करो, ऐसा हमने क्वेश्चन किया भी था। या फिर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे भी बोल सकते हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे N1 N2 की वैल्यू दूसरे वाले N1 N2 की वैल्यू के ही बराबर होगी। ठीक है। यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या होगी सर? N1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? PV = NRT होता है बच्चों। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? PV/RT। तो इसके लिए क्या वैल्यू हो जाएगी सर? P1 V1/R, गैस कॉन्स्टेंट होता है T1। इसके लिए क्या हो जाएगी बच्चों? P2 V2/R T2। इसके लिए क्या हो जाएगी बच्चों? जो भी टोटल प्रेशर होगा, फाइनल प्रेशर होगा, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम होगा, वो तो दोनों का ही वॉल्यूम के बराबर ही होगा। ठीक है। जो भी फाइनल वॉल्यूम होगा डिवाइड बाय R × T। इसमें आर आर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। जो भी पूछेगा एग्जामिनर, वो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया भी हुआ 2025 में, पूछ रखा था कि एक कंटेनर में ये सारी वैल्यूज है, एक कंटेनर में ये वाली वैल्यू है। फिर पूछा था कि अगर फाइनल ट्रांसफर होने के बाद वॉल्यूम इतना रह जाता है और टेम्परेचर रहता है, तो उस पर क्या निकालो बच्चों? प्रेशर निकालो बस। क्या निकालो? प्रेशर निकालो। और ये भी बोल सकता है कि सेम वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम बोल दे।
तो आपको पता अगर सेम वॉल्यूम है तो V1 V2 के बराबर होगा, और VT क्या होगा बच्चे यहाँ पे, लगभग लगभग 2V के बराबर होगा। यस और नो? क्योंकि टोटल कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा, 2V हो गया। तो ये भी V, ये भी V, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2V हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ये चीज का ध्यान रखना है। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? तो इसी पे क्वेश्चन करें अब, अंडरस्टैंडिंग बन गई अब। तो अब इसी टाइप पे क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो कि एक कंटेनर है, P0 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है, 300 केल्विन है, N1 नंबर ऑफ मोल्स है। समझ लीजिए दूसरा है बच्चों, P2 P0 प्रेशर है, V2 वॉल्यूम है। ये इनिशियली 300 था, तो मैंने उसको क्या बनाया बच्चों, 500 केल्विन पे रखा, और उसको लगातार मैं हीट देता जा रहा हूं। हीट इज प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंटली टू मेक टेम्परेचर कांस्टेंट एट 500 केल्विन। ये फिक्स करना है मेरे को, 500 केल्विन फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, इसको लगातार मैं क्या दे रहा हूँ बच्चे, हीट दे रहा हूँ। हीट दे रहा हूँ तो जैसे ही मैंने इनको आपस में कनेक्ट किया, तो आपको पता है हीट ट्रांसफर के थ्रू कहां से कहां जाएंगे बच्चों, दूसरे कंटेनर से पहले कंटेनर में जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को निकालना क्या, लिखो, फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस इन द कंटेनर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इन द कंटेनर। क्वेश्चन सुन लो क्या बोला मैंने, प्रेशर ऑफ गैस इन द कंटेनर। ठीक है, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे बताओ। फिर वही मोल कंजर्वेशन के थ्रू क्या होगा बच्चों, N1 प्लस N2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, NT के बराबर हो जाएगा। इसमें क्या होगा बताओ, P नॉट V1, और R तो मेरे ख्याल से कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सर में आ रहा है ना, आर 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 कट गया, टेम्परेचर आ जाएगा 300 केल्विन, लिख दे 300 केल्विन। ठीक है, प्लस N2 बताओ, P नॉट इनिशियली, अब ये इनिशियली चल रहा है, अभी कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्ट होने के बाद तो बाद में लिखेंगे। P नॉट V2 डिवाइड बाय 500। जैसे ही कनेक्ट किया तो एक कंबाइंड प्रेशर बनेगा, कंबाइंड प्रेशर बनेगा, उसको मैंने मान लिया PT। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम V1 प्लस V2, वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो रहा हो तो फिक्स्ड ही है। और टेम्परेचर 500, तो ये कैसे पता 500 रहेगा है? अरे पूरा वो तो उस कंटेनर का, इसका तो 300 ही है। तो बता, मैंने कब बोला फाइनल टेम्परेचर, मैंने तो ये बोला है कि मेरे को दूसरे वाले को लगातार हीट करना है 500 डिग्री केल्विन पर, जब तक कि सेम प्रेशर पे ना आ जाए, जब तक कि सेम प्रेशर पे ना आ जाए। तो टेम्परेचर क्या, 500 ही ले ले। हाँ भाई, क्या ले, तू क्या ले, तू बता, जो तू बोलेगा वही लेंगे। कम कर दे, कैसे कम करे है बे? तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, 500 आएगा। तो 500 आएगा, 500 इसलिए आएगा क्योंकि इसको लगातार हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर 500 वाला उधर जाता रहेगा तो उसका भी तो टेम्परेचर बढ़ाएगा वो। 500 होने के बाद करा है, लेकिन मैंने वहां पे देख क्या लाइन लिखी है,
पढ़ एक बार। हीट इज प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंटली, उसको लगातार हम 500 पे हीट करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर जाएगा ना इधर, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। कब तक वो ट्रांसफर नहीं होते रहेंगे, तो बता कब तक ट्रांसफर नहीं होंगे, जब तक दोनों पे ऊपर सेम टेम्परेचर ना आ जाए। अब तू बता, अगर वो 500 पे कांस्टेंट है तो इसको तो 500 पे आना पड़ेगा ना, ये थोड़ा वो कम हो जाएगा 500 से। अगर ये तेरा क्वेश्चन होता कि मैंने 300 पे था, 500 पे गर्म करके फिर छोड़ दिया, फिर अलग क्वेश्चन बैठ जाता, फिर मेरे को एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना पड़ता। मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, वी आर प्रोवाइडिंग कांस्टेंट हीट टू द सेकंड कंटेनर। सेकंड कंटेनर को अगर कांस्टेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो तो फिक्स हो गया 500 केल्विन पे। अब कब दोनों के बीच में ट्रांसफर नहीं होगी गैस की, जब तक दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। अब सेम टेम्परेचर पे आने के केवल इसी के चांस बनता है कि यही 300 वाला किस पे आ जाए, 500 पे आ जाए, वो तो आ नहीं सकता कम पे। समझ में आ गया बच्चों, तो फाइनल टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 2 0 0 2 0 कट गई। निकालो बच्चों, पीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे ख्याल से, एलसीएम ले लो, 15, 5 P0 V1 3 P0 V2 इक्वल टू PT V1 + V2 डिवाइड बाय 5, 5 से कटाई 3 से। तो मेरे ख्याल से बच्चों पीटी की वैल्यू आ रही है, पीटी की वैल्यू क्या आ रही है, P0 टाइम्स 5V1 3V2 डिवाइड बाय 3 टाइम्स V1 प्लस, बस वैल्यू जो गिवन होगी वो पुट करनी, आंसर आ जाएगा बस। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन ए कंटेनर, इन ए कंटेनर टू गैसेस आर सेपरेटेड बाय, two gases are separated by massless piston, two gases are separated by mass massless piston whose volumes are in ratio, whose volumes are in ratio 4:1 initially, 4:1 initially। तो इनिशियली वॉल्यूम जैसे मान के N1 गैस है बच्चों, ये N2 गैस है, तो वॉल्यूम इसका कितना है, 4:1 है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, मासलेस पिस्टन है। तो पिस्टन ऊपर मतलब वर्टिकली कहीं पे भी मूव कर सकता है, ठीक है, वर्टिकली मूव कहीं पे भी कर सकता है। अब लिखो ये कौन से टेम्परेचर पर है बच्चों, ये है टेम्परेचर 300 केल्विन पे। अब लिखो क्वेश्चन, फाइंड द टेम्परेचर एट विच, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस बिकम्स 2:1। किस में बन जाए बच्चों, ये टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं डेफिनेटली, अब वॉल्यूम कितना होगा बच्चे, 2:1 में हो गए। अब ये N1 है और ये क्या है बच्चे, N2 है। कंटेनर का वॉल्यूम तो कॉन्स्ट, लेकिन गैस के लिए वॉल्यूम क्या है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट है। गैस के लिए वॉल्यूम क्या है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब कि अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों मतलब वॉल्यूम टोटल कितना है बच्चे, V है, ध्यान सुनना, V है। तो एट 300 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे सर इसका जो वॉल्यूम होगा ना, वो होगा सर 4V, यस और नो। और इसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चे, V, राइट।
फिर जो टेम्परेचर जिस पे मुझे वैल्यू निकालने, मान के चलो जिस टेम्परेचर वैल्यू निकालने वो टी टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू निकालने, इस टेम्परेचर पर अभी भी तो वॉल्यूम टोटल वी ही है, वॉल्यूम थोड़ा चेंज हुआ है, वॉल्यूम कंटेनर का तो फिक्स ही है। तो यहाँ पे बच्चे इसका वॉल्यूम कितना बन गया, 2v बन गया, और इसका वॉल्यूम कितना बन गया बच्चे, है? फाइनल वॉल्यूम मैंने सेम ही वी माना है ना अभी तो। अबे है तो वॉल्यूम ही, रेशो क्या होगा, हाँ रेशो अलग अलग होगा, करेक्ट, रेशो अलग अलग होगा। लेकिन इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, मतलब एक तरीके से समझो, ये 3v डैश है वो भी v के बराबर होगा, और 5v है, इसको डबल डैश ले लो चलो, वो भी इसके बराबर होगा। 3v डैश किसके बराबर होगा बच्चों, 5v डबल डैश। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, क्लियर है? ठीक है, यहां देखो, इसका ना मासलेस होता है ना, उसको मास ही मानो इसके अंदर, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, प्रेशर देखो, ये वाला गैस क्या करेगा बच्चों, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो फोर्स किधर की तरफ लगाएगा, अप साइड में। अप साइड में जब प्रेशर होता है तो फोर्स कैसे निकालते हैं सर, पता है हमें, प्रेशर किसका, P1 क्या N2 माना है, तो P2 इंटू एरिया ए हो जाए। इस पूरे का एरिया भी क्या है बच्चे, ए है, पिस्टन का एरिया क्या है, ए है, ठीक है। ऐसे ही N2 भी तो लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, N2 कितना प्रेशर लगाएगा, P1 इंटू एरिया, फोर्स हो गया, ठीक है, इतना हो गया। और एक खुद का भी तो उसका मास है, वो कितना हो गया बच्चे, mg हो गया। तो अगर वो इक्विलिब्रियम पर है, इतने टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम पे है, तो P1A प्लस mg किसके बराबर होगा बच्चे, P2A के। तो P1 माइनस P2 किसके बराबर होगा, mg अपॉन ए के। इसको लेके गया और ए से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन बन गई मेरी ये, P1 माइनस P2 mg अपॉन ए। कहाँ माइनस आएगा, माइनस अच्छा अच्छा, रुक जा फिर, ये ले, अब ठीक है, P2 माइनस P1 mg बाय, अब ठीक है गुरु जी। चलो, इधर भी कर सकते हैं ऐसा काम हम। अब डेफिनेटली बच्चों, आपको पता है कंटेनर में अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। कोई हमने कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस थोड़ा लेके चल रहे हैं कि कोई आइसोथर्मल आइसोकोरिक है, मुझे क्या पता, हो सकता हो प्रेशर भी चेंज हो रखा हो। तो हमने मान लिया बच्चों यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे पी डैश, P-2, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P1 डैश, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर वही कहानी हो जाएगी कि P2 डैश माइनस P1 डैश किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, mg बाय ए के ही बराबर आ जाएगा। मतलब प्रेशर का डिफरेंस दोनों में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, देखो प्रेशर का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि P2 माइनस P1 किसके बराबर होगा, P2 डैश माइनस P1 डैश, प्रेशर बराबर नहीं है, प्रेशर का डिफरेंस बराबर है। यहां तक क्लियर है? एक ये भी क्वेश्चन आ गई, एक वो आ गई क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे N1 थे, वहां पे कुछ चेंज हो गया क्या नंबर ऑफ मोल्स, वो तो सेम ही रहे, वो तो कंजर्व ही रहे। ऐसी N2 वाले भी क्या रहे बच्चों, कंजर्व रहे। तो क्या हम इसकी इक्वेशन कुछ और बना सकते हैं, देखो, और गैस N1 के लिए क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर कितना था, मैंने क्या माना था, P1 माना था, तो P1 V1 अपॉन में R T1, उधर क्या हो जाएगा, P2 V2 अपॉन में R T2, R से R कैंसिल, ठीक है। अब मैंने क्या क्या वैल्यू मान रखी है वो देख लेते हैं। मैंने माना यहाँ पे P1, वहां पे माना P1 डैश, क्या माना बच्चों मैंने यहाँ पे और वहां पे माना P1 डैश माना है, P1 P1 डैश। इस साइड वॉल्यूम क्या माना है मैंने, इस साइड वॉल्यूम माना है 4v1, और उधर क्या माना है 2v डैश।
इधर क्या माना 4v डबल डैश, इधर क्या माना बच्चे 2v डैश। इधर टेम्परेचर कितना है 300 और इधर टेम्परेचर कितना है बच्चे T। ठीक है, एक इक्वेशन ये भी आ गई मेरे पास जिसमें से बच्चों ये कटेगा 2 से, तो मेरे ख्याल से पी वी डबल डैश डिवाइड बाय 150 इक्वल टू पी डैश वी डैश अपॉन में टी। एक इक्वेशन ये बन गई। एन टू भी क्या होंगे कॉमन होंगे। अगर एन टू कॉमन होंगे तो क्या होगा बच्चों देखो, दूसरे वाला P2 और P2 पे वॉल्यूम कितना था, P2 नहीं माना था सॉरी, हमने क्या माना था उसको देखना पड़ेगा, क्या माना था हमने P2 ही माना, चलो P2 और V डबल डैश माना हमने। P2 और V डबल डैश डिवाइड बाय R तो कॉमन ही है, टेम्परेचर कितना है 300। उधर माना था P2 डबल डैश, वॉल्यूम कितना था बच्चे V ही है, V डैश है, V डैश और टेम्परेचर कितना है इसमें T है। ठीक है, अब क्या करना है एक दूसरे को से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो देखो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएंगे, ये वाला वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएंगे, P1 और P2 में क्या आ जाएगा एक रिलेशन आ जाएगा। ऐसी रिलेशन हमने यहां से भी देखा है, देखो कौन सा रिलेशन है ये वाला, दोनों की वैल्यू पुट करनी है और प्रेशर के रिजल्ट में आ जाएगा और हमें टी की वैल्यू निकल जाएगी। करो डिवाइड करो चलो, P1 B डबल डैश अब 150 इक्वल टू P1 डैश V1 डैश अपॉन में टी, टी से टी ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से जा रहा है, वैल्यू क्या आगे बच्चे P2 अपॉन में 2P1 इक्वल्स टू P2 डबल डैश अपॉन में P1 डैश। ये आ गया रिलेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब इधर देखो, इस वाले कंटेनर में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस की इक्वेशन क्या होती है पीवी इजकल टू एनआरटी। ठीक है, अगर वॉल्यूम यहाँ पे 4v डबल डैश है और v डबल डैश है और P1 और P2 में रिलेशन क्या होगा फिर आपको पता है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो P1 और P2 में क्या रिलेशन आएगा, तो पहले वॉल्यूम देख लो, ये मान के चलो वॉल्यूम है V1, ये वॉल्यूम है V2, पीवी अगर कांस्टेंट होता है तो P इक्वल टू 1/V कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि P1 अपॉन में P2 किसके बराबर हो जाएगा V2 अपॉन में V1 के। तो यहां से भी रिलेशन क्या आ गया, V2 कितना है, V2 1 है, ये है 1/4, तो P1 किसके बराबर हो बच्चे, P1 किसके बराबर होगा P2/4 के। P1 इक्वल टू P2/4, जैसे P2/4 हुआ P2 से P2 कैंसिल, ये आ गया 2 ऊपर, इसका मतलब कि यहां से एक और रिलेशन निकल गया P2 डबल डैश किसके बराबर है 2 टाइम्स P1 डैश के। क्लियर है, तो यहां से एक और भी रिलेशन निकल गया, ये भी निकल गया, अब निकालना है क्या फाइनल हमें टेम्परेचर निकालना। अब हमें क्या निकालना बच्चों टेम्परेचर निकालना। टेम्परेचर अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पे क्यों नहीं पुट कर सकते वैल्यू इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में कैसे देखो, P1 डैश की वैल्यू P के साथ निकालनी पड़ेगी मेरे को। P के साथ कैसे निकालेंगे, क्या गड़बड़ी कुछ कर दी मैंने, बहुत ज्यादा गड़बड़। एक सेकंड रुक जा भाई।
कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए थी, कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स किया गया है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता दोनों की। मैं चाहता हूँ कि टेम्परेचर डिवाइड ना हो, टेम्परेचर निकल जाए। टेम्परेचर निकलेगा तो इनसे ही मान के चल, ये इक्वेशन है मेरे पास, इससे निकलेगा। तो V और V डबल डैश में क्या रिलेशन है, और P V डबल डैश और इसमें क्या रिलेशन है। तो अगर मैं P1 की वैल्यू निकाल दूं P1 डैश के रिस्पेक्ट में, तो उस इक्वेशन से P1 की वैल्यू हो जाएगी P2/2 P2 डबल डैश अपॉन में P1 डैश, ये वैल्यू आ जाएगी। P2 डबल डैश अपॉन में P1 डिवाइड बाई ये वैल्यू 2 पहले से ही गिवन है, 2 से 2 कैंसिल, P1 इक्वल टू प्रेशर क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं है। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेशियो वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट। एक सेकंड रुको। P2 की वैल्यू आ गई 4P1, ये आ जाएगा 4P1 माइनस P1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2P1 डैश माइनस P1 डैश, हो जाएगा P1 डैश, ये हो जाएगा 3P1 इक्वल टू P1 डैश। और ये था, ऐसे वॉल्यूम का निकालेंगे बस। बस हो तो गया। रुको रुको चलो, रुक जाओ, देखो एक बार इसको जल्दी से दोबारा करते हैं। देखो इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर ये N1 है, ये N2 है, ठीक है। वॉल्यूम का रेशियो कितना है बच्चे, इनिशियली कितना था, 4:1 था, 4:1। अब कितना हो गया, 2:1। तो यहाँ पे जो 4:1 हो गया, मैंने मान लिया V डैश V1 डैश V2 V2 डैश। ये क्या बन गया, 2 V2 V1 डबल डैश, ये क्या बन गया, 1 टाइम्स V2। मैं डबल डैश भी क्यों लगा रहा हूँ, मेरे को तो V1 V2 हटाना ही नहीं चाहिए वैसे भी। मेरे को सिंपल एक ही तो रेशो लेना चाहिए। तो मैं तो बस बोलूंगा सिंपल V1 और ये क्या हो जाएगा, V2
वॉल्यूम टोटल सबका कितना है, वी है। वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है सबका, वी है। इसका वॉल्यूम भी वी होगा और इसका वॉल्यूम भी वी होगा। इसका वॉल्यूम वी होगा तो मैं क्या बोलूंगा, 5v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3v2। वो किसके बराबर होगा, टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है। मैं बता चुका हूँ प्रेशर डिफरेंस कितना बता चुका हूँ। मान के चलो यहाँ पे प्रेशर कितना है बच्चों, P2 P1। तो कितना होगा, P2 माइनस P1 किसके बराबर निकल के आया था बच्चों, P2 डैश अपॉन P1 डैश के बराबर, यस और नो, है ना। P2 डैश माइनस P1 डैश के बराबर। यहां तक क्लियर है। ठीक है। फिर हमने बोला था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो तो चेंज नहीं होने वाले, वो तो सेम रहेंगे। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन क्या होगी, सर इस पे नंबर ऑफ मोल्स पे देखो इक्वेशन क्या है, प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 300 केल्विन। सर वॉल्यूम ये है, प्रेशर ये है, और कितने टेम्परेचर पर है, टी टेम्परेचर पर है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, P1 4v1 अपॉन में 300। इस पे कितना हो जाएगा बच्चे, P1 डैश 2v2 अपॉन में टेम्परेचर। क्लियर है। इसका देखो प्रेशर P2, वॉल्यूम V1 कितने टेम्परेचर पर 300, प्रेशर P2 डैश, वॉल्यूम V2 अपॉन में टेम्परेचर T। ठीक है। ठीक है। अब उत्तर उससे को डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। अब हमने देखा कि इसका टोटल वॉल्यूम तो V है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर ये 4 टाइम्स वॉल्यूम बड़ा है तो प्रेशर यहाँ पे कितना हुआ होगा बच्चे, 4 टाइम्स कम हुआ होगा। तो मान के चलो जो इनका प्रेशर है वो कैसा रहा होगा, सर प्रेशर ऐसा रहा होगा, अगर ये 4v1 है और ये V1 है ओनली, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, P1 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा बच्चे, 4p1 बन जाएगा। यस और नो। तो जो प्रेशर का डिफरेंस हो गया इसमें, जो ये वाला प्रेशर का डिफरेंस है वो कितना बन गया, 4p माइनस 1p 1p1 कितना बन गया बच्चों, ये 3p1 बन गया। ठीक है। यहां तक, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे वॉल्यूम ट्वाइस है, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम है। तो जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो 2p2 माइनस P2 क्या हो जाएगा बच्चे, P2 हो जाएगा, या P2 जो भी हमने माना है। ठीक है। अब देखो यार, बल्कि P1 डैश के बराबर हो जाएगा। इधर देखो, ये 3p1 है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है। और ये किसके बराबर है बच्चों, P1 डैश के बराबर है। किसके बराबर है, P1 डैश, क्यों, ये वाली इक्वेशन के बराबर है। 3p1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 डैश के बराबर। तो है ये कोई रिलेशन में, ये देखो ये रहे, P1 P1 डैश, P1 डैश, P1 की जगह अगर मैं क्या पुट कर दूं, P1 डैश अपॉन में 3 पुट कर दो, तो P1 डैश कैंसिल, 1/3 बचेगा। ठीक है। अच्छा, फिर एक और इक्वेशन भी निकली थी हमने वॉल्यूम के टर्म में, क्या लिखा था देखो, ये वाली, ये वाला। V1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, V1 की जगह 3v2 अपॉन में 5 पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस V1 की जगह क्या पुट हो जाएगा, 3v2 अपॉन में 5। तो मेरे ख्याल से V2 भी कैंसिल। अब देखो सारे वेरिएबल कैंसिल हो चुके हैं, बचे क्या है, 3 बचा है, 4 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 2 बचा है, 300 बचा है, T बचा है। बस टेम्परेचर आ जाएगा वैल्यू। ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया, सर में आ गया अच्छे से। करो इसको, लिख लो एक बार। क्या हो गया, क्यों हंसी आ रही है, क्यों हंस रही हो। अगली बार क्लास से भगा दूंगा बिल्कुल, पढ़ने दूंगा यहाँ पे मैं फिजिक्स बिल्कुल भी। हीट इंजन, हीट इंजन क्या होता है बच्चों, जैसे मान के चलो कि एक कंटेनर है,
कंटेनर का ये एंड फिक्स है, ठीक है। उसमें पिस्टन है, पिस्टन मूवेबल है बच्चों, पिस्टन मूवेबल है। और इसी पिस्टन की हेल्प से हम क्या करते हैं बच्चों, वर्क करेंगे। इसी पिस्टन की हेल्प से हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। वर्क क्या हो सकता है, जैसे कार का मूवमेंट करवाना या कोई भी अदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना। मतलब हीट इंजन से हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हीट टू मैकेनिकल वर्क करने वाले, हीट टू कुछ मैकेनिकल वर्क करने वाले, हीट एनर्जी लेंगे और कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करेंगे। हम ये करने वाले, ठीक है। अब इसको हीट देने के लिए, डेफिनेटली मुझे हीट देने के लिए बच्चों एक सोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा हाई टेम्परेचर सोर्स, होगा एक हाई टेम्परेचर सोर्स होगा। जैसे हम, अगर हम कोई भी व्हीकल के बारे में बात करते हैं, जैसे बाइक ले लिया, कार ले लिया, तो उसमें आपका हाई टेम्परेचर सोर्स कौन सा हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। इससे हम क्या करते हैं, उनको कंबशन करते हैं। कंबशन मतलब उनको जलाते हैं, और जलाने से क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, हीट। वो हीट हम किसको प्रोवाइड करेंगे बच्चों, इसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल, जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक्सपैंड करें। एक्सपैंड करने से क्या होगा बच्चों, पिस्टन मूव करेगी, मतलब कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क हो रहा है बच्चों। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ऐसा काम चलता रहेगा। अब कुछ ना कुछ तो वेस्टेज भी तो होती है, कुछ ना कुछ क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे वेस्टेज होगी। और वेस्टेज होगी तो कहाँ वेस्टेज जाएगी, सिंक में जाएगी। यहाँ पे एक सोर्स है तो एक सिंक भी। और सिंक ये हाई टेम्परेचर होगा, तो एक कौन सा टेम्परेचर होगा बच्चों, लोअर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे होगा। सिंक आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल सिंक का हो गया एटमॉस्फेयर। सीधा एटमॉस्फेयर में, जैसे गरम गरम, जैसे आपने कार का देखा होगा, इंजन गरम हो जाता है, एटमॉस्फेयर में तो जा रहा है। या फिर मैं कोई एक हीट सिंक लगा दिया, क्या लगा दिया, हीट सिंक। हीट सिंक क्या काम करता है, हीट सिंक क्या करता है, जो भी हीट आ रही है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसको क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा। बस हीट सिंक का पर्पज होता है हीट को, जो भी एक्स्ट्रा हीट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करना। अंदर इस पे तो जो यूजफुल हीट है वो तो यूटिलाइज के लिए हो गई। जो एक्स्ट्रा हीट आ रही है उसको क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा। लिख लिया बच्चों, तो लिख लो हीट इंजन। Heat engine is a system which converts heat into mechanical energy. Heat into mechanical energy. ठीक है। अब इस टेम्परेचर के थ्रू मैंने क्या दिया बच्चों, मान के चलो कुछ ना कुछ इनपुट हीट दिया, क्यू इन। और इसके वजह से बच्चों कुछ ना कुछ काम क्या होगा, इसने वर्क डन किया होगा। और कुछ हीट कहाँ चले गई बच्चे, बाहर चले गई, क्यू आउट। तो वर्क डन हुआ क्या होगा बच्चों, वर्क डन हुआ क्यू इन माइनस क्यू आउट। क्यू इन माइनस क्यू आउट क्या हुआ बच्चों, वर्क डन हुआ। क्लियर हो गया यहां तक। तो एफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला करवाया था जब हम प्रोसेस पढ़ते हैं। एफिशिएंसी का क्या था फॉर्मूला, हाँ भाई शिवम, क्या था एफिशिएंसी का फॉर्मूला, क्यू इन, वेरी गुड, वर्क डन अपॉन क्यू इन इंटू 100। बच्चों वर्क डन कितना लिखवाया मैंने लिखवाया क्यू इन माइनस क्यू आउट डिवाइड बाय क्यू इन इंटू 100। इसको सेपरेटली कर सकते तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 - क्यू आउट अपॉन में क्यू इन इंटू, ये होगी हीट इंजन की क्या होगी बच्चों, एफिशिएंसी निकल गई बस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालो, ये चीज गिवन। ठीक है। इंटरनल एनर्जी, अगर ये साइक्लिक, ये तो वैसे एक साइक्लिक प्रोसेस होती, प्रोसेस चलती रहती है साइक्लिकली, ठीक है। जब हम देखेंगे कारनोट में देखेंगे तो उसमें एक साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है। तो उसकी वजह से डेल यू क्या हो जाएगा, जीरो बन जाता है। डेल यू क्या हो जाता है, जीरो बन जाता है। कार्नोट इंजन में एक साइकिल यूज होती है, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, कार्नोट
साइकिल बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं बच्चों? ये जो पिस्टन होता है ना, पिस्टन, उसको मूव करवाती है। उसको क्या करवाती है? मूव करवाती है। कैसे करवाते हैं देखो, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान के चलो कि इनिशियली इनिशियली बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस है कि ये मेरा मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस है। इस गैस का मान के चलो प्रेशर पी नोट, वॉल्यूम बी नोट, टेम्परेचर टी नोट, ठीक है। अब मैंने इसको हीट दिया, ठीक है। अब मैं इसको हीट दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं हीट दे रहा हूँ उसको, वो हीट दे रहा हूँ आइसोथर्मली दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ बच्चों? आइसोथर्मली। तो पहली जो प्रोसेस होगी, ये तो सोर्स हो गया ना आपका, मैं इसको आइसोथर्मली हीट प्रोवाइड करूंगा। जब मैं इसको आइसोथर्मली हीट प्रोवाइड करूंगा, तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा? जो इसके अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे? उनको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने से क्या करते हैं बच्चों? एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। एक्सपेंड करने से पिस्टन कहाँ पे जाएगा बच्चों? राइट हैंड साइड में जाएगा। तो क्या चीज बढ़ जाएगी? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो क्या चीज बढ़ जाएगी बच्चों? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ गया। और आइसोथर्मल में आपको पता है डेल्यू क्या होता है? जीरो। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे थी वैसे ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है बच्चों आइसोथर्मली, इसको पूरा लिखना है वैसे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी लिखना बच्चों साथ साथ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कर रहा है ना ये, एक्सपेंशन का। सेकंड प्रोसेस होते हैं बच्चों डायबेटिक एक्सपेंशन। क्या होते हैं बच्चों? एक्सपेंशन। ये भी एक्सपेंशन कर रहा है, इसका ये भी क्या करेगा बच्चों? पिस्टन को आगे की तरफ कर देगा। अडायबिटिक का मतलब क्या होता है? बाहर से कोई हीट नहीं प्रोवाइड हो रही है, अंदर से ही हीट चेंज हो रही है उसकी। तो उसके वजह से क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या होगा? फर्दर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सपेंड कर जाएगा। फर्दर क्या हो जाएगा? एक्सपेंड कर जाएगा। अब जो थर्ड प्रोसेस होगी, थर्ड प्रोसेस क्या होगी बच्चों? पहला क्या होता है ध्यान से सुनो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद अडायाबैटिक एक्सपेंशन। अब होगी आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि साइकिल कंप्लीट करनी है मेरे को, तो वापस भी मुझे ओरिजिनल पोजीशन पे आना है। अब दो बार एक्सपेंशन हो चुका, तो दो बार क्या होगा? कंप्रेशन होगा। दो बार कंप्रेशन होगा, तो उसमें तीसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चों? आइसोथर्मल कंप्रेशन आएगा। तो वापस अपनी स्टेज पे आएगा। और चौथी कौन सी आएगी बच्चों? अडायाबैटिक। और अडायाबैटिक जो लास्ट वाली कंप्रेशन होगी, उसके बाद जो भी इनिशियल स्टेट थी ना, पी नोट वी नोट टी नोट, उस पे आ जाएगा वो। पी नोट वी नोट टी नोट पे अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया यहां तक? अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं तो देखो, पहले ग्राफ थोड़ा याद करते हैं। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल इक्वेशन क्या होती है? पीवी। थर्मल की इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद करो, आइसोथर्मल में था। और अडायाबैटिक में क्या था? पी वी रेज टू पावर गामा। गामा की वैल्यू होती है 1+2 में एफ। वन से वैल्यू तो कभी भी कम नहीं हो सकती, मतलब ये पावर हमेशा वन से ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो ये ज्यादा स्टीप होता है, ये लेस स्टीप होता है। बताया था मैंने आपको, अगर ग्राफ होता है ये ऐसे होगा और ये थोड़ा ज्यादा डीप में जाएगा, इस तरीके से होता है। इसलिए मैंने बताया, क्योंकि ग्राफ में दिक्कत ना आए आपको समझने। अब ग्राफ देखो, अब हम इस पूरी कारनोट साइकिल का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना, पी और वी के बीच में बनाने की कोशिश करेंगे। मान के चलो कि इनिशियल पॉइंट आपका ये है, पी नोट वी नोट। सबसे पहले क्या हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम कैसे बढ़ेंगे? राइट हैंड साइड में जाके कि लेफ्ट हैंड साइड में जाके? सर राइट हैंड में जाके बढ़ेंगे। पीवी इक्वेशन है तो डेफिनेटली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। वो कैसे बनता है? ऐसे लेस टी वाला बनेगा। एक्चुअली मेरे को थोड़ा और ऊपर बनाना चाहिए इसको।
इतना। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मान के चलो ए से बी पे गया, कितने टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर, मान के चलो वो कांस्टेंट टेम्परेचर कितना हो गया, T1 टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या होगा बच्चे उस केस में, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या किया था, अडायाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है, फिर से वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब फर्दर आई हैव टू गो इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन, और ज्यादा स्टीप होगा। सर में आ गया कि नहीं आ गया। ये चला गया बच्चों में बी से सी पे, कौन सी प्रोसेस है, डायबिटिक प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, वॉल्यूम वॉल्यूम कम होगा तो कौन से टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर मान के चलो क्या हो जाएगा बच्चों, T2 टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा है, T2 टेम्परेचर है। और फिर क्या होगा बच्चों, डी पे आ गया तो डी से ए पे चला जाएगा, कौन से प्रोसेस से, डायबिटिक कंप्रेशन से। तो ये पूरी की पूरी आपकी साइक्लिक प्रोसेस होगी। इस साइक्लिक प्रोसेस में मुझे ये तो पता है कि डेल यू कितना हो जाएगा बच्चे, 0 बन जाए, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे वर्क डन निकालना तो मुझे इसका क्या निकाल देना चाहिए बच्चों, इस पूरे का एरिया, अंदर का एरिया निकाल लो, अंदर का एरिया निकालो, या फिर क्या करो, पहले इस वाले का एरिया निकालो बड़े वाले का, फिर ये माइनस करो, फिर हो जाएगा। ये तो हम करते हैं, मतलब या फिर पूरे का अंदर का एरिया निकालो, यही हमें अंदर का एरिया क्या दे देगा बच्चों, वर्क डन दे देगा। यस और नो, क्लियर है, ठीक है। दूसरा देखो, जब हम, ध्यान से सुनना है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता, मैंने हीट ली थी कि हीट दी थी, सोच समझ के बताना। आइसोथर्मल में हीट इंजन ने हीट ली थी कि दी थी, ली थी ना, अंदर है ना, अंदर ली थी। इसको लगे यहाँ पे बच्चों ये क्या है, मेरी क्यू इन है, ये क्या हो रही है बच्चों यहाँ पे, क्यू इन हो रही है, यस और नो। ठीक है, तो बता दो गर्वित, अडायाबैटिक में क्या होगी, हीट अंदर होगी कि बाहर होगी, है, अंदर होगी, क्या होगी हीट, जीरो रहेगी, क्या रहेगी हीट, जीरो, ना अंदर होगी ना बाहर होगी, डायबिटिक प्रोसेस है। T2 पे, T2 पे क्या हो रहा है, बाहर निकलेगी बच्चों, क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, क्यों आउट होगा, और फिर डायबिटिक आएगी तब भी हीट का कोई अंदर बाहर ट्रांसफर नहीं होगा। तो केवल आइसोथर्मली में ही हीट या तो अंदर आ रही है या फिर दूसरे प्रोसेस से बाहर जा रही है बस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सारा प्रोसेस अब हमने समझ लिया है। तो इसी के बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, याद करो अभी हमने हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाली थी, क्या निकालती है बच्चों, देखो क्या निकालती है एफिशिएंसी आपने हीट इंजन की, आपने निकालता क्यू इन अपॉन में क्यू आउट इंटू 100, मानते नहीं मानते, क्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है सर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, टेम्परेचर है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है क्यू, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी हाँ, क्यू आउट, क्यू, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं निकालने के, एक आसान तरीका है, एक टफ तरीका है, कौन सा करना है, मुझे पता, तू तो यही बोलेगा, तेरे लिए आसान कर देते थे। क्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर होता है ना, क्यू इजिकल टू क्या होता है, एन, क्यू, क्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, एन, सॉरी एम एस डेल्टी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो तू तू सिंपल याद कर, क्यू आउट कौन से पर है, T2 पर है, तो बस T2/T1 याद कर ले, बस तेरे लिए तो यही है, तेरे लिए केवल इतना ही है, तू इतना ही याद रख बस। पर जो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको याद रखना, क्यू आउट कैसे निकालेंगे, सोचो क्यू इन और क्यू आउट कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं याद करना, पहले क्यू इन सोचो, क्यू इन मतलब क्यू चेंज हो रही है, हीट, हीट चेंज हो रही है कौन सी प्रोसेस में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वैसे जनरल इक्वेशन क्या कहते हैं सर, जनरल इक्वेशन कहते हैं डेल क्यू इक्वल टू
डेल यू प्लस वर्क डन। डेल यू की वैल्यू क्या होती है आइसोथर्मल में? आइसोथर्मल फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है? F/2 इंटू एन आर डेल टी। एन आर डेल टी, डेल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। आइसोथर्मल है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। केवल किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? वर्क डन के ऊपर। याद करो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आइसोथर्मल में, अभी बताया था, तूने बताया था, एन आर, कौन सा टेम्परेचर है? T1 लॉग, अब निकालना है क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम मान के चलो, मैं बी पॉइंट है बच्चे, ये वीबी हो जाएगा, इसको क्या मान लेता हूं मैं? वीए। तो ये क्या हो जाएगा? वीबी अपॉन वीए। निकल गया। और यही जो मेरा डेल क्यू ई एक्चुअली में क्या है बच्चे? यही मेरा क्यू इन है। यस और नो? यही तो मैंने हीट अंदर दी है वॉल्यूम से। अगर यही डायरेक्टली पूछ सकता था तो ग्राफ से आपको ये वैल्यू निकालने थे, आंसर आ जाता बस। ये तो ना वही पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे भी तो पूछ सकता है। यस और नो? ऐसी क्यू आउट भी निकल जाएगी सेम। ऐसी क्या निकल जाएगी? क्यू आउट। क्यू आउट कैसे निकलेगी देखो, क्यू आउट देखो, NR T2, NR T2, ठीक है। अब देखना, देखो, क्योंकि ये बाहर निकल रही है, बाहर निकलने वाले को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर निकलने वाले को प्लस से। पर वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? इस सी पॉइंट पर ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू डी। अगर वैसे निकालूंगा तो मुझे निकालना चाहिए VC माइनस VD। वो तो प्लस में वैल्यू देगा, VC को की वैल्यू ज्यादा है, VC अपॉन VD। डी पे वैल्यू कम है। पर ये हम समझ रहे हैं कि हम किस पे जा रहे हैं? डी पे जा रहे हैं। तो हमें क्या लिख रहे हैं? या तो फिर अगर आप VD अपॉन में VC लिखोगे तो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? नेगेटिव निकल के आएगी। और नेगेटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि ये बाहर निकल रही है बस। ये क्या निकल रही है बच्चों? बाहर निकल रही है। ठीक है, बाहर निकल रहे तो नेगेटिव वैल्यू बाहर आ जाएगी, नेगेटिव यहाँ पे साइन लगाना है। और जैसे नेगेटिव बाहर निकल जाएगी तो नेगेटिव के यहाँ पे लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? NR T2 ln VC अपॉन में VD। ये बन जाएगा क्यू आउट। ये बन गया क्यू इन, ये बन गया क्यू आउट। ठीक है, हम वही वाला रिजल्ट ही निकालने की कोशिश करेंगे, 1 - T2/T1। करें वो आगे करें? ठीक है, लिख ले बच्चों यहां तक सभी ने। तो एफिशिएंसी क्या बन गई बच्चों मेरी? देखो, परसेंटेज में 1 - ऊपर क्या था? क्यू आउट था ना, क्यू आउट था। तो क्या आएगा बच्चों वहां पे? एन आर तो कट गए, कितना बचा यहाँ पे? T2। नीचे बचा कितना? T1। यहाँ पे बचा ln VC अपॉन VD। नीचे क्या बचा बच्चों? ln VB/V। ठीक है, अब इसको खत्म करना, देखो ये भी खत्म हो जाएगा कैसे? VC/VD, VC/VD, VA/VB। ठीक है, अब इनका रिलेशन निकालना है। देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे? मान के चलो कौन सी प्रोसेस हो रही है इसके अंदर? आइसोथर्मल भी हो रही है, और दूसरी कौन सी हो रही है? अडायबैटिक। अडायबैटिक में क्या होता है बच्चों? अडायबैटिक में होता है PV गामा, ये होता है। ठीक है, और टेम्परेचर, अच्छा, दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट पर बात करते हैं पहले। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और अडायबैटिक भी है। यस और नो? है ना, अडायबैटिक भी प्रोसेस है। ठीक है, इस पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये भी अडायबैटिक पे भी है। यस और नो? ध्यान से सुनना, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है डेरिवेशन यहाँ पे। इस पॉइंट पर देखो, बी और सी को देखो, बी और सी को। बी पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट T1, अडायबैटिक में भी है। सी पॉइंट पर टेम्परेचर है T2, अडायबैटिक में भी है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिलेशन? टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या होता है रिलेशन? मेरे ख्याल से टेम्परेचर वॉल्यूम रेज़ टू पावर गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यही होता है। ठीक है, तो पहले वाले का बी पॉइंट के लिए निकालना। बी पॉइंट पर टेम्परेचर कितना था सर? बी पॉइंट पर वॉल्यूम क्या था उस पॉइंट पर? VB रेज़ टू पावर गामा-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, और उसी के लिए
ऐसे ए पॉइंट के लिए भी निकाल लो, टेम्परेचर टेम्परेचर कट जाएगा, फिर ए पॉइंट के लिए भी निकाल लो। बताओ ए पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? T1 टेम्परेचर वी ए गामा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे कांस्टेंट हो जाएगा तो मैं T1 से T1 काट दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? VB अपॉन VA रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वेशन 1। ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल सेम वे में सी और डी पे भी तो कर सकता हूं। बिल्कुल सेम किस में कर सकता हूं बच्चों? सी और डी में कर सकता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा देखो, दोबारा देखो T2, इसके लिए देखो T2 इंटू VC रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली T2 और यहां पे आ जाएगा VD रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे। VC अपॉन VD रेज टू पावर क्या आ जाएगा? इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों ही देखो बराबर आ रही इक्वेशन, दोनों क्या आ रही है? बराबर आ रही इक्वेशन। V अपॉन VB गामा -1, VC अपॉन VD गामा -1, दोनों इक्वल आ रही है। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों बराबर है तो ये पार्ट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने पे फाइनल रिजल्टेंट वही आ गया जो हमें चाहिए था, n इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। यही चाहिए था हमें। तो यहाँ पे कांस्टेंट सेम है ना, एक प्रोसेस का तो कांस्टेंट सेम होगा ना, उस प्रोसेस का तो कांस्टेंट सेम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आइसोथर्मल अडायाबैटिक एक ही प्रोसेस हो गया ना उसमें। अगर अलग गैसेस होती, पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है, एन ही तो चेंज हो रहा है, गैस तो एक ही है ना यहाँ पे, इस वजह से कांस्टेंट भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ठीक है, निकल गया एफिशिएंसी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो तो देखो, अरे एक मिनट, दो मिनट। मेन पर्पस ये नहीं था, मेन पर्पस था कि क्या आपको क्यू इन और क्यू आउट निकालने आ गया कि नहीं आ गया, वो हमें निकालने आ गया। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। हमें तो ना काटना, हमें तो बस चाहिए था कि कैसे आ गया रिजल्ट एग्जैक्टली। तेले वही है फॉर्मूला, तो वही याद रखो, तो ज्यादा दिमाग मत लगा। बट T2 ध्यान रखियो, T2 कौन सा टेम्परेचर है, लोअर है कि हाइयर है? तू बता भाई। लोअर टेम्परेचर याद रखना है। क्या आएगा? हाइयर तो वैसे भी नहीं आ सकता, एफिशिएंसी 100% से ज्यादा थोड़ा ना हो जाएगी। ये भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? हाँ, T2 हमेशा लोअर टेम्परेचर होगा एज कम्पेयर टू T। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, ये देखना है। देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हीट इंजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हीट इंजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान के चलो कि ये आपका हीट इंजन है। हीट इंजन क्या ले रहा है बच्चों? हीट ले रहा है, कहां से ले रहा है सर? सोर्स से ले रहा है। सोर्स का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? T1 होना चाहिए कि T2 होना चाहिए? तू बता। सोर्स का टेम्परेचर T1 होना चाहिए। और T1 वाला कौन सी हीट देगा, कितनी हीट देगा? क्यू इन हीट देगा। देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। ये कनेक्ट किससे होगा? सिंक से। सिंक तो जो भी एक्स्ट्रा हीट होगी, जो भी वेस्टेड हीट हो रही है वो बाहर निकाल रहा है। जो बाहर निकाल रहा है वो क्या हो जाएगी बच्चे? क्यू आउट। कौन से टेम्परेचर पर? T2 टेम्परेचर पर। तो फिर कुछ वर्क डन भी तो किया होगा ना इसने, वो वर्क डन हम निकालेंगे। ये रहा वर्क डन। अब ध्यान से सुनना है, सबसे ज्यादा पावर कौन, सबसे ज्यादा हीट कौन सी होगी? Q1 के क्यू आउट? Q1 होगी। तो डेफिनेटली हीट यहां से ऐसे ट्रांसफर हो रही है वर्क डन पे। ठीक है, तो मेरा वर्क डन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्यू इन माइनस क्यू आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे? क्यू इन माइनस, इस डायग्राम से हर चीज हमें क्लियर हो जाती है सारी। तो हमारी जो एफिशिएंसी होती है बच्चों, वो क्या होती है? वर्क डन अपॉन में क्यू इन। क्योंकि ये तो वेस्टेज होगी ना बच्चे, ये वाली तो वेस्टेज होगी, इसको मैं क्यों यूज करूंगा? एफिशिएंसी क्या? जितना वर्क डन किया, जितनी इसने आपने हीट प्रोवाइड करी। वर्क डन का फॉर्मूला क्यू इन माइनस क्यू आउट, वो सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं।
समझ में आ गया अच्छे से? ये डायग्राम अगर याद है आपको तो बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। इसका ही जस्ट उल्टा कौन होता है? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है? ठंडा करता है। ये कर रहा था गर्म, ये करता है ठंडा, मतलब कि ये क्या कर रहा है कि अंदर से हीट बाहर निकाल रहा है। अभी तक क्या हो रहा था बच्चों? अभी तक हमने प्रोसेस क्या समझा था कि सोर्स से हीट ली हमने, अंदर हमने काम टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ काम वाम किया और वेस्टेज बाहर निकाल दे। रेफ्रिजरेटर उल्टा काम कर रहा है। रेफ्रिजरेटर क्या काम कर रहा है? अंदर से हीट निकाल रहा है। जो भी फूड आइटम्स रखी हैं उससे हीट निकालता है, उनकी हीट निकालेगा कैलोरी में और कान ने बाहर भेज देगा, भेज देगा। पर इसके लिए कुछ ना कुछ तो मुझे अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी ना, इसको अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई तू काम कर ऐसे, वो कहां से मिलेगी इसको एनर्जी? इलेक्ट्रिसिटी से। भाई बिजली से चलता है ना रेफ्रिजरेटर, तो वो देनी पड़ेगी। वेस्टेज याद करो, पहले पुराने काल में जब तुम्हारे था पीछे फ्रिज के ऐसी कॉइल सी लगी रहती थी, वो कॉइल होती थी बच्चों हीट बाहर निकालने के लिए। हीट बाहर निकाल, क्योंकि वो इतनी सारी कॉइल होती थी ना कि वो हल्की हल्की सी हीट निकालता था, हर जगह फैला देता था। अगर वो ऐसा करता था ना कि अगर फ्रिज इतना बड़ा मान के चलो और इतना ही पोर्शन हीट वाला बाहर निकाल रहा है, तो अगर आप इसको टच कर दे तो ज्यादा हीट निकालता। तो उसने दिमाग लगाया, एरिया बढ़ा दिया। एरिया बनाने से क्या होता बच्चों? हीट हर जगह क्या होगा? डिसिपेट डिसिपेट हो गया। तो टेम्परेचर वहां पे कम लग गया। कोई टच भी करेगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको, इस वजह से। अब तो वैसे भी पूरा कवर्ड बॉडी आ गया। हीट सिंक कहीं और यूज करने लग गए हो। हीट सिंक का क्या काम होता था अभी बताया था? हीट को एब्जॉर्ब कर देगा और उसको फैला देता। समझ में आ गया? पर एक्चुअल में थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर बढ़ाता ही है रेफ्रिजरेटर, थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर बढ़ाएगा, क्योंकि भाई क्या कर रहा है वो? अंदर से हीट ले रहा है और बाहर भेज रहा है। लेकिन उसको करने के लिए उसको क्या चाहिए बच्चों? कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कुछ ना कुछ हमें क्या देना है उसको? एनर्जी देनी है, कुछ ना कुछ काम करवाना है, कुछ ना कुछ काम करवाना है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। अब देखो इसको समझो। तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूं, तो देखो काम कैसे करेगा। ये मेरा हीट इंजन था बच्चों, ये मेरा क्या है? रेफ्रिजरेटर। फूड से तो क्या लेगा? वो हीट लेगा। फूड से तो क्या लेगा बच्चों? हीट ले ली इसने, क्यों इन ले लिया, ध्यान से सुनना है। और उसने बाहर निकाल दी क्यू आउट। ठीक है। क्यू आउट बड़ी होगी कि क्यू इन बड़ी होगी यहाँ पे? इस बार क्यू आउट बड़ी होगी सर, कैसे? क्योंकि आपने इसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी तो दी है, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक्स्ट्रा एनर्जी दी है बच्चों आपने, जो कि मान के चलो आपने यहाँ पे वर्क डन दिया है, यहाँ पे वर्क करवाया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी वर्क करवाया। तो यहाँ पे क्यू आउट किसके बराबर है बच्चों? इस बार क्यू आउट बराबर है क्यू इन प्लस डब्ल्यू। क्यू आउट बराबर है क्यू इन प्लस डब्ल्यू। क्यू आउट बराबर है यहाँ पे क्यू इन प्लस डब्ल्यू के बराबर। तो वर्क डन कितना होगा बच्चों मेरा यहाँ पे? वर्क डन कितने, कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा एक्चुअल में? सर एक्चुअली में आपको वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे क्यू आउट माइनस क्यू इन वर्क करना है इस बार। क्यू आउट माइनस क्यू इन वर्क करना है। एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों? एफिशिएंसी, वैसे यहाँ पे एफिशिएंसी वर्ड नहीं आता, यहाँ पे आता है बच्चों परफॉर्मेंस पैरामीटर। क्या आता है? परफॉर्मेंस पैरामीटर। लिखो यहाँ पे परफॉर्मेंस पैरामीटर, बीटा, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, परफॉर्मेंस पैरामीटर। अच्छा एक दो क्वेश्चन अभी इसके भी करवाने, ठीक है। परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है। परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होता है बच्चों? परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है जो आपने क्यू इन दिया हीट डिवाइड बाय वर्क डन, ये होता है क्यू इन हीट डिवाइड बाय वर्क डन। और वर्क डन अभी ऊपर आपने निकाला, कितना निकाला वर्क डन? क्यू आउट माइनस क्यू इन। ये एक नंबर में गिवन होगा, इट विल नॉट गिवन इन परसेंटेज, एक नंबर में वैल्यू गिवन होती है इसकी, परफॉर्मेंस पैरामीटर की।
परफॉर्मेंस पैरामीटर की। एक और चीज समझनी, ध्यान से देखो। अच्छा, फूड का अंदर टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा? कम होगा ना, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर, यहाँ पे T2 टेम्परेचर। यस और नो? एक और चीज इंपॉर्टेंट समझने के बच्चों, पहले तो मैं इधर की डिस्कस करता हूं। क्यू इन और क्यू आउट रिलेशन टू टेम्परेचर है, तो एक फॉर्मूला एक और भी याद रखना इसके अलावा, क्यू इन डिवाइड बाय क्यू आउट इक्वल टू क्या होगा, T1 डिवाइड बाय T2। ये याद रखना। यहां पे देखो, यहां पे भी सेम ऐसा ही है, क्यू इन डिवाइड बाय क्यू आउट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, T1 डिवाइड बाय T2। वो आपने देखा था जो हमने रिलेशन निकाला था एफिशिएंसी का, क्यू आउट डिवाइड बाय क्यू इन, T2 डिवाइड बाय T1, Q2 डिवाइड बाय Q1, T2 डिवाइड बाय T। ठीक है, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में तीन वैल्यू गिवन होते हैं, चौथी वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, rather देन कि मैं एक में एफिशिएंसी में पुट करूं फिर वहां से वैल्यू दूसरी निकालूं। डायरेक्टली आप तीन पैरामीटर वैल्यू गिवन है, चौथी आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। सर में आ गया? क्वेश्चन करें अब? लिखो तो, a refrigerator system is used, a refrigerating system is used in which inside the refrigerator -3 degrees Celsius is required to transfer heat 1000 joule, ट्रांसफर इट 1000 जूल। ठीक है, पहला निकालना है एफिशिएंसी, दूसरा निकालना है कि कितनी आउटपुट हीट होगी, कितनी आउटपुट हीट होगी, दो चीज निकालनी है। परफॉर्मेंस, सॉरी हाँ, परफॉर्मेंस बीटा निकालना, बीटा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। ठीक है, अब सर आपने जो हमें बीटा बताया था, सर आपने बीटा बताया था हमें क्यू इन डिवाइड बाय डब्ल्यू बताया था, यस और नो? और जो डब्ल्यू था वो हमारा क्या था, याद करो, डब्ल्यू क्या था बच्चों हमारा, क्यू आउट माइनस क्यू इन। पर यहां पर तो टेम्परेचर का रिलेशन ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक और चीज समझाई थी, क्यू आउट अपॉन क्यू इन किसके बराबर है बच्चों, T2 बाय T1 के। तो जहां जहां पे क्यू इन है वहां पे क्या लिख दो बच्चों, T1 लिख दो, यहाँ पे T2 लिख दो, यहाँ पे T1 लिख दो। आउट अपॉन इन है ना, अबे उल्टा उल्टा। यहाँ पे T1 टेम्परेचर कितना होगा, हाँ भाई कनन, T1 टेम्परेचर कौन सा है इन दोनों में, रूम वाला के -3 डिग्री सेल्सियस वाला? -3 डिग्री सेल्सियस। और रूम टेम्परेचर कौन सा होता, कितना होता रूम टेम्परेचर, 35। तो यूज करता है 35, हम तो 27 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, 27 डिग्री सेल्सियस। तो -3 यहाँ पुट हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू बच्चे T2 की, 27, और T1 की वैल्यू -3, -3। हाँ तो प्रसाद भी तो मिलेगा। केल्विन, केल्विन में तो याद रखना है, -3 जो डायरेक्ट पुट करेगा वो पिटेगा। -3 का मतलब कितने केल्विन हो गया, 270। T2 कितना हो गया, वो तो डिफरेंस ही निकाल दो, अब क्यों लिखना हमें जरूरत, वैसे लिखने की जरूरत है, डिफरेंस ही निकालना, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, 30 हो जाए। अदरवाइज निकाल भी सकते हो, है ना, 300 -270 कितना होता है, वो भी 30। तो पैरामीटर की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 9 होगी, बीटा की वैल्यू होगी 9। क्यू आउट निकालना है। सर क्यू आउट कैसे निकाले, बता भाई, क्यू आउट कैसे निकाले, क्यू आउट, ओहो, ऐसा क्या टप पूछ लिया,
चार में से देखो क्यू इन पता है हमें 1000 बाहर निकालेंगे, T2 पता है सर कितना है वैल्यू 300 केल्विन, T1 पता है 270 केल्विन। तो क्यू आउट निकल जाएगा बच्चों, क्यू आउट कितना हो जाएगा, क्यू इन कितना आपका 1000 जूल, T2 कितना आपका 300 केल्विन, ये कितना है 270 केल्विन। जीरो से जीरो 10/9, क्यू आउट निकल गया आपका 10,000 अपॉन में 9 जूल, ये निकल गया आपका टोटल। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्यू आउट हमेशा ज्यादा रहेगा, हीट इंजन में क्यू आउट हमेशा कम रहेगा, क्योंकि वहां पे जो यूजफुल हीट है, कुछ यूजफुल भी तो हीट हो रही है, यहाँ पे वहां पे वर्क डन आप करवा रहे हो, यहाँ पे आप वर्क डन ले रहे हो, ये चीज का भी ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन उसके ही हो जाएंगे, उसके करवाने जो थे हीट इंजन के, सेम ही क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है।